मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज, मोहम्मदाबाद, सीतापुर। आज सामाजिक विषय के अंतर्गत कक्षा 7 में आपको भूगोल विषय का पहला पाठ यहाँ अध्ययन कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि पहला जो हमारा लेसन है वो है पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना। कि हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, मानव जीवन निवास कर रहा है, तो आखिर इसकी संरचना कैसे हुई, ये कैसे बनी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो वैसे जो भौगोलिक जो वैज्ञानिक होते हैं या भौगोलिक जिनको कहते हैं, उनके अनुसार तो ये बताया जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो हमारा आकाश है, तो वहां पर जो है एक विशालकाय आकाशीय पिंड जो था वो तैर रहा था। वो किसी एक पिंड से टकराया और टकराने के उपरांत वो कई खंडों में बंट गया। तो कई खंडों में जब वो बंट गया तो वो सारे जो खंड थे, वो टूटे हुए जो भाग थे, वे सभी सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। तो यही जो सूर्य के चारों ओर जो घूमने लगे खंड, तो इन्हीं में जो ये खंड बने, तो इन्हीं को नाम दे दिया गया ग्रह। तो इस तरह से उस समय जो ग्रहों के नाम दिए गए थे, तो वो 9 ग्रहों के नाम दिए गए थे। 9 ग्रह उस समय थे और उन्हीं ग्रहों में से हमारी ये पृथ्वी थी। तो पृथ्वी हालांकि जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी बिल्कुल आग के समान एक दहकता हुआ गोला था, लेकिन बाद में फिर गैसों का निर्माण हुआ इस पृथ्वी पर और गैसों के द्वारा फिर वायुमंडल बना और वायुमंडल के द्वारा फिर बरसात हुई और ये बरसात लगातार कई लाखों वर्षों तक होती रही इस पृथ्वी के ऊपर। तो जब ये लगातार बरसात होती रही तो इससे जो हमारी पृथ्वी पर जो गड्ढे थे, जहां जहां बड़े विशालकाय गड्ढे थे, खड्ड थे, तो उनमें ये सब पानी भरता चला गया। और ये पानी जो भरता चला गया, तो यही पानी जिसको आज हम महासागर के नाम से जानते हैं या सागरों के नाम से जिनको हम जानते हैं आज, तो यही पानी जो था तमाम, यही 5 महासागरों में विभक्त हो गया। उसी का नाम 5 महासागर कर दिए गए वो। और उनमें आपका जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरह से जो है ये 5 महासागर बने और तमाम जो है सागर बन गए। तो इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी फिर बहुत लंबे समय के बाद फिर ठंडी होनी शुरू हुई। तब जाकर के फिर इस पे धीरे धीरे करके जीवों का विकास हुआ और उसके बाद जो है फिर इस पर मानव की उत्पत्ति हुई और आज जो है मानव उसी पर निवास कर रहा है। तो यही हमारी पृथ्वी है। तो अब यहाँ हम चलते हैं कि अब जो वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने जो अपने शोध किए हैं, उन शोधों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी को की जो संरचना है उसको 2 भागों में उन्होंने बांट दिया है। पहली है इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरी है आपकी पृथ्वी की बाह्य संरचना। तो आंतरिक संरचना से क्या तात्पर्य होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे बनी हुई है, और बाह्य संरचना का यह तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी की बाहरी बनावट कैसी है, क्या है उसके ऊपर। तो इन्हीं चीजों को हम इसमें देखेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर हम पहले चलते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो
इसको जो भूगोलविद हैं उन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है। और वो 3 भाग अब आप बोर्ड पर देखेंगे। पहला है इसमें क्रस्ट, दूसरा आपका मेंटल, और तीसरा आपका जो है वो है कोर। तो 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया कि जिससे जो है हम अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकें। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी, जो भी हमने बताया कि आपको बरसात लंबे समय तक हुई और पृथ्वी जो है धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो आंतरिक रूप से या अंदर जो है अभी भी बहुत अधिक गर्म है। ये केवल बाहरी जो इसका आवरण है वही केवल ठंडा हुआ है, बाकी आंतरिक रूप से पृथ्वी अभी भी बिल्कुल गर्म है। आपको एक उदाहरण हम बताते हैं कि जैसे एक आलू जो है उबाला जाता है और उस आलू का छिलका जो होता है उसको उतारने के लिए, थोड़ा आसानी के लिए उसको पानी में डाल दिया जाता है या उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है जिससे कि छिलका को आसानी से उतारा जा सके उसके ऊपर से। तो छिलका उतार करके उसके बाद अगर आप उसी आलू को फोड़ करके या तोड़ करके उसको अगर आप देखें तो अंदर से वो अभी भी उतना ही गर्म होता है। तो सेम बिल्कुल वही चीज यहाँ पृथ्वी की भी होती है कि ऊपर से तो ये ठंडी हो गई एक छिलके की भांति, लेकिन अंदर से जो है ये अभी भी बिल्कुल गर्म है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इसके जो 3 पार्ट किए गए हैं अध्ययन के लिए, तो इसमें पहले जैसे है आपका क्रस्ट। तो ये क्रस्ट जो है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, या इसको हम बाह्य आवरण भी इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी का ये बाह्य आवरण है जिससे पृथ्वी हमारी ढकी हुई है ऊपर से। तो इसमें जो है ये अभी इसमें आप देख रहे हैं कि जो इस परत की जो मोटाई है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है या जिसको हम पहली परत भी कहते हैं, तो इसकी जो मोटाई है वो 50 से 100 किलोमीटर मानी गई है। ये इसकी इतनी मोटाई है, इसकी ये जो परत हमारी सबसे ऊपर की परत है ये इसकी मोटाई है 50 से 100 किलोमीटर, इतनी ये इसकी मोटाई है। और इसका जो घनत्व है सबसे ऊपरी परत का, तो ये घनत्व जो है वो आपका 3 है, 3 इसका घनत्व है। औसत घनत्व अगर इसका हम देखें तो औसत को तो आप जानते होंगे, औसत का मतलब होता है आधा बीच का, तो उसको अगर निकालें तो 1.5 आता है इसका। ये बताया इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ किताबों में औसत घनत्व लिखा होता है, तो वो है आपका 3। दूसरी जो है हमारी जो परत है वो मेंटल के नाम से जानी जाती है। तो मेंटल जो है तो ये हमारे पृथ्वी की दूसरी परत है, और ये जो दूसरी परत है तो ये क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। और क्रस्ट के नीचे जो ये पाई जाती है तो इसकी जो औसत मोटाई है तो वो है 2000 किलोमीटर, ये इसकी औसत मोटाई है, अर्थात ये जो है इतनी मोटी है किलोमीटर। और इसका घनत्व जो है आप देख रहे हैं 4.5 है इसका। तीसरी हम परत देख रहे हैं कोर, इसको कहा जाता है। तो कोर परत जो है तो ये परत जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे निचली परत है, या इसको हम सबसे अंतिम परत भी कह सकते हैं कोर को, क्योंकि ये पहली परत है और ये आपकी अंतिम परत है। या इसी में जो है आपका जो हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में यहीं पे जो है इसका केंद्र पाया जाता है, ये केंद्र में जो हमारी परत जो है पाई जाती है। इसकी जो मोटाई है इस परत की तो वो है 3417 किलोमीटर, ये है कोर की मोटाई।
और इसका जो घनत्व है वो यहाँ पर 10 बताया गया है, 10 इसका घनत्व। तो इस तरह से जो है ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये 3 परतों से मिल करके हमारी पृथ्वी बनी हुई है। अब इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो आगे जो है हम देखते हैं, आइए आगे देखते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना। तो पृथ्वी की बाह्य संरचना अब किस तरह से हुई है, अर्थात पृथ्वी का ऊपरी आवरण कैसा है, इसकी रचना जो है कैसे हुई है। तो बाह्य संरचना में हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है, ऊपरी बनावट है, तो वो जिससे बनी हुई है उसको कहते हैं चट्टानें या रॉक्स, उसको कहते हैं चट्टान के नाम से उसको जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह जो आग्नेय की भांति कठोर है या अवसादी की भांति मुलायम है, परतदार है, या हमारे जो खड़िया होती है तो उसके भांति जो है छिद्रमय है या प्रवेश से है, अर्थात उसमें पानी जो है प्रवेश कर जाता है, और या फिर जो है वो चूना पत्थर की तरह है, और या फिर चीका मिट्टी की भांति मुलायम है। तो ये सभी जो है चट्टानें कहलाती हैं। जैसे हम फिट करते हैं कि जैसे एक कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि चट्टान वह सभी पदार्थ हैं जो द्रव नहीं है, अर्थात वह चाहे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो सकती हैं, या बेसाल्ट या जो आपकी चूना पत्थर है इसकी तरह जो है वो परतदार हो सकती हैं, खड़िया की तरह वो प्रवेश से हो सकती हैं, या फिर आपकी जो है चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो सकती हैं या अप्रवेश से हो सकती हैं। तो ये सभी चट्टानें कहलाती हैं। अब ये जो चट्टानें हैं तो इन चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। तो 3 भागों में जो इनको बांटा गया है, तो ये 3 जो आपके भाग हैं वो आप देख रहे हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें और कायांतरिक चट्टानें। तो इनको 3 भागों में जो है विभाजित कर दिया गया है। तो इन्हीं को हम यहाँ देखेंगे कि ये चट्टानें क्या है, ये कैसे बनी है, कैसे इनका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो है हमारी आग्नेय चट्टान पे चलते हैं कि आग्नेय शब्द जो है ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अर्थात हम ये अब इस तरह से कह सकते हैं कि ये चट्टानें जो हैं आग की तरह बहुत अधिक गर्म होकर के उत्पन्न होती हैं। तो अब ये चट्टानें कैसे बनती हैं कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो ज्वालामुखी से जो तप्त लावा बाहर निकलता है और वो पृथ्वी के धरातल पर आकर के ठंडा हो जाता है, फैल जाता है, काला काला जो है वो भूरे रंग का या काले रंग का ये होता है, और उसमें से जो है यही चट्टानें जो होती हैं यही पिघल करके निकलती हैं उसमें से। तो ये जो है आसपास के जो धरातल होता है, सरफेस जो होता है, तो उस सरफेस में ये सब फैल जाता है, और वही जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के उपरांत वो कठोर हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता दें, जैसे लोहा होता है, लोहे को गलाया जाता है और गला करके उसको जो है बिल्कुल द्रव जैसा बना दिया जाता है, और फिर उसको जो है जिन सांचों में ढालना होता है उन सांचों में उसको भर दिया जाता है और वो कठोर हो जाता है। उसके बाद जो है उससे देखिए बहुत सारी वस्तुएं जो बनाई जाती है, कठोर, मुलायम, सब तरह का जो है वो होता है उसमें। तो यही चट्टानें जो है इसी तरह से बनती है। तो इसमें अब कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, इसमें आपके अगर इनके उदाहरण आ जाए तो इसमें आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट,
ये जो होती हैं ये इसी के उदाहरण होते हैं, आग्नेय चट्टानें। और ये जो चट्टानें होती हैं तो इन चट्टानों में जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते। जीवाश्म के अंश क्या होते हैं? जीवाश्म से हमारा तात्पर्य होता है कि पेड़ पौधों के सड़े गले अंश या मृत जीव जंतुओं के सड़े गले अंश, जैसे कीड़े मकोड़े ये सब होते हैं ना, तो इनके सड़े गले अंश, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ये बहुत अधिक कठोर होती हैं और जल इनमें अप्रवेश है, जल इनमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ये बहुत कठोर होती हैं, अछिद्रमय होती हैं, इनमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं कि अगर आप पानी इसमें भर दें तो पानी वो जाएगा नहीं, भरा रहेगा इसमें। तो ये होती है आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। स्पष्ट हो गया कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब इसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं दूसरी चट्टान पे, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको जो है लुइस रॉक्स बोलते हैं, इसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो अवसादी चट्टानें, जैसे कि शब्द से ही आप देख रहे हैं प्रतीत हो रहा है अवसाद। अवसाद का मतलब होता है कण। तो हालांकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो लंबे समय तक जो है ये ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टानें ही इस धरातल पर पाई जाती थी। लेकिन उसके बाद धरातल में तोड़ फोड़ हुई। तोड़ फोड़ का मतलब आपका कह सकते हो अनाच्छादन की क्रिया हुई, डेनोलेशन की क्रिया हुई। तो अनाच्छादन की क्रिया में 3 क्रियाएं होती हैं, और वो 3 क्रियाएं कौन सी होती हैं? उसमें आपका अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, 3 चीजें उसमें होती हैं, 3 क्रियाएं उसमें होती हैं। तो ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं तो इन्हीं के फलस्वरूप जो है चट्टानें हमारी टूटती फूटती हैं और टूट फूट करके वो बिखरती हैं। और उसके बाद जो है जो हमारे अपवाह तंत्र होते हैं या अपरदन के अभिकर्ता जिनको हम कहते हैं, तो इनके द्वारा यही टूटे हुए कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बिछा दिए जाते हैं। जैसे बहता हुआ जल या नदी जिसको हम कहते हैं, तो ये जब पानी बरसता है तो ये सब नदियों में जाता है, और उसके बाद ये नदियां जो है तो इनके साथ में जो पानी बहता है तो उस पानी के साथ में तमाम जो बालू के कण होते हैं या चट्टानों के टूटे फूटे जो कण होते हैं जो अपक्षय क्रिया के द्वारा टूटते हैं, तो वो बह करके उस पानी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। और वो फिर धीरे धीरे हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कहीं नदी बह रही है या कहीं कोई नहर है तो उसमें आप नीचे देखिए, जब पानी उसमें कभी सूख जाए तो आप देखिए उसमें नीचे जो है सब बालू यही जमी हुई होती है। तो यही बालू के जो कण होते हैं तो यही जब लंबे समय तक एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में बनते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं उसी के नीचे, तो ऊपर से फिर जब दबाव पड़ता है इनके ऊपर जो नीचे परतें बन जाती हैं, और इसके बाद फिर ताप, तो वही है कि उचित ताप और दाब के कारण ये जो चट्टानें होती हैं तो ये परतों में बढ़ जाती हैं, और इस तरह से ये परतों के रूप में चट्टानें पाई जाती हैं। इसी तरह से पवन के द्वारा भी होता है, हवाएं भी जब चलती हैं तो उसमें भी यही होता है। वहां भी जो है हवा के साथ में जब आंधियां या हवाएं तेज चलती हैं तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें भी बालू के कण उड़ते हैं, और ये कण भी जो है ये भी जाकर के कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं। आपको एक उदाहरण बता दें, जैसे लोहेस का मैदान ये इसी तरह से बना हुआ है, बारीक कणों से बना हुआ है। तो हवाओं के द्वारा जो है बालू के कण जो है उड़ते हैं, और ये भी जो है मरुस्थलों में ये जमाव करते हैं, वहां भी तमाम तरह की चट्टानें बनकर के तैयार होती हैं परतदार। तो इसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं, और चूंकि इसकी रचना परतों के रूप में पाई जाती है इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसमें उदाहरण के रूप में जैसे आपको हम बता दें, इसमें आपका जैसे चूना पत्थर,
खड़िया, ठीक है, चूना पत्थर है, खड़िया है या बलुआ पत्थर है, चीखा मिट्टी है, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। ये सब जो है परतों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी अवसादी चट्टानें। अब हाँ एक चीज बता दें कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। ये कभी अगर अंतर में आ जाता है तो आपको ये जानना होगा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी रचना ही अपवाह तंत्रों के द्वारा ही होती है या अपवर्तन के जो अभिकर्ता होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है इसकी रचना होती है। तो चूंकि जल भी जो होता है उसमें भी तमाम जीव जंतुओं के अवशेष जो हैं, सड़े गले जीव जंतु मरते हैं तो उसमें उनके अवशेष जो हैं सब मिले हुए होते हैं, वो उन्हीं परतों के साथ में, कणों के साथ में नीचे जमते चले जाते हैं। या पानी में जो है तमाम पेड़ पौधे जो हैं उनके सड़े गले जो अंश होते हैं, पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, वो सब उसमें मिली हुई होती हैं, तो वो भी जो है उसी के साथ में जमते चले जाते हैं। या हवाएं जो चलती हैं तो हवाओं में भी यही होता है कि हवा के साथ में पत्तियां हैं या टूटे हुए डंठल छोटे मोटे होते हैं, तो ये सब जो है उड़ करके ये भी बालू के कणों के साथ में मिलते रहते हैं। तो वही है कि इसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। और ये चट्टानें जो होती हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुलायम होती हैं। इनमें उसमें जो है जल प्रवेश से होता है, जैसे चूना पत्थर का ही मैंने उदाहरण दिया, इसमें भी जो है पानी सूख जाता है या छिद्रमय हम कह सकते हैं कि ये छिद्रमय होती है। या खड़िया है इसी तरह से, इसमें भी देखिए पानी सूख जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारी अवसादी चट्टानें हैं। इसके बाद तीसरी जो है वो है आपकी कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानें या इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, कहा जाता है कि ये रूपांतरित चट्टानें। कायांतरण होना शब्द से ही जैसे प्रतीत होता है, कायांतरण होना अर्थात कायाकल्प होना अर्थात दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिन चट्टानों का अपने मूल रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वही चट्टानें कहलाती हैं कायांतरित चट्टानें या इनको रूपांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। अर्थात यही जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये जब परत दर परत जमती चली जाती है और जब ये नीचे अत्यधिक गहराई में पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये चट्टानें फिर उचित ताप और दाब के कारण अपने नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब अपने नए रूप में ये परिवर्तित हो जाती हैं तो इन्हीं का कायांतरण कहा जाता है। कायांतरण हो गया, बदलाव हो गया अपने मूल रूप से, तो यही चट्टानें फिर आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। अब ये कौन सी मिट्टी, उनके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। बहुत मूल्यवान एक चीज आपने सुना होगा, हीरा। ये इसी का परिवर्तित रूप होता है। कोयला जो होता है हमारा, कोयला या पत्थर जो होता है तो उसी में ये पाया जाता है। चट्टानों में, बड़ी बड़ी चट्टानों में ये पाया जाता है। जो पत्थर काटने वाले लोग होते हैं तो वही लोग जो है हीरे को पाते हैं। चट्टान को काटते समय पता चला कहीं किसी में मिल गया तो फिर वो लखपति, करोड़पति, अरबपति सब हो जाते हैं, सब कुछ होता है। दूसरा आपको हम इसमें बताते हैं संगमरमर। संगमरमर जिसका उपयोग जो है भवनों को बनाने में किया जाता है। जैसे उदाहरण बता दें आपको, ताजमहल। ताजमहल जो है हम सभी जानते हैं कि संगमरमर का ही बना हुआ है। कहते हैं कि हाँ श्वेत संगमरमर का ताजमहल बना हुआ है, इसका निर्माण जो है श्वेत संगमरमर से हुआ है, इस तरह से कहा जाता है। तो एक तो भवन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज है कि और बहुत सारी जगहें होती हैं जिनको इसमें जो है नाम लेना उचित नहीं होता है, तो वहां भी जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है संगमरमर का। तो ये जो है संगमरमर, हीरा है, संगमरमर है, ठीक है, ये जो हमारे होते हैं ये सब चट्टानें
पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी पृथ्वी की वायु संरचना में आपकी सबसे पहले ये 3 चट्टानों के बारे में बताया कि 3 प्रकार की चट्टानों से हमारी पृथ्वी की वायु संरचना हुई। तो आज के लिए ये पहला वीडियो आपका है इसमें, तो यहाँ तक ही, और इसके बाद जो है आपको फिर दूसरे पार्ट में इसको बताएंगे।